So in the morning session, we have covered software engineering and its definition and the need of software engineering. And now we will cover emergence of software engineering. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह से इमर्ज होके कंप्यूटर साइंस में आया या मार्केट में आया या इसके इसकी अलग से एक डिसिप्लिन बनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मैंने आपको बताया था हाईली जो सैलरीड पीपल रहते हैं दे आर फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड. ओके, सो emergence of software engineering, let us start. देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इसकी जो टेक्निक्स जो हैं डेवलप होके आई हैं. इस चीज़ को आप समझिए. पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवॉल्व हुई है धीरे 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 करते ये आज इस पॉइंट तक पहुंची हुई है कि हम AI बेस्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं. लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके जो प्रिंसिपल हैं वो धीरे धीरे करके क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं. सो लेट मी हाईलाइट इट, दिस इंपॉर्टेंट, प्लीज वेट. इवॉल्व, वो धीरे धीरे करके क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं. एकदम से एक झटके में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं एक दिन में नहीं बनी. ये धीरे धीरे करके प्रोग्रामर के एक्सपीरियंस के बेस पे या जो सीरीज ऑफ इनोवेशंस हुई हैं कंप्यूटर साइंस में उसके साथ ये इवॉल्व हुई है. ओके, तो कौन कौन सी वो इनोवेशंस हैं और कौन कौन से वो प्रोग्रामिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट हो पाई है, वो ये हैं. दीज आर द 6 दिस यू कैन से पॉइंट्स और मेजर इनोवेशंस और प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंसेस हैं ये बेसिकली जिसने कंट्रीब्यूट किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बनाने में. ओके, तो वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे. तो ये शॉर्ट नोट का आपको आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये 6 पॉइंट्स आएंगे. पहला इसमें आपने ये ध्यान रखना है, एक तो ये सारे के सारे हेडिंग आपको लर्न हो. उसके बाद दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर कि इसके अंदर का आपने क्या लिखना. अगर हेडिंग आपको याद है तो अंदर का मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने ये याद रखना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सो फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग या फिर इसका दूसरा नाम है बिल्ड एंड बिल्ड एंड फिक्स डिजाइन. तो ये हम पहला करेंगे, बिल्ड एंड फिक्स, या फिर इसको दूसरा नाम है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन. तो क्या है ये? देखिए, जो स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर्स थे, मैंने आपको पाइथन की क्लासेस में भी बताया था स्टार्टिंग में कि उसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे. बात यहाँ से शुरू होगी. जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक दिन में ये डिसिप्लिन बन के नहीं आया है. एक दिन में ये इसकी जो टेक्निक्स या प्रिंसिपल डेवलप नहीं किए गए हैं. वो धीरे 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 जिस तरह से कंप्यूटर बिल्कुल स्लो था फिर और फास्टर हुआ और फास्टर हुआ. क्यों फास्टर हुआ वो भी हम देखेंगे. राइट, तो उसी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच भी अपने आप में इवॉल्व होती गई, बढ़ती गई. राइट, तो स्टार्टिंग से हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की. यानी कि पुराने कंप्यूटर्स में हम जब प्रोग्राम लिखते थे वो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे. ठीक है, इसका क्या मतलब होता था कि हर कंप्यूटर का अपना अलग प्रोग्राम होता था. मींस एक कंप्यूटर में अगर आपने प्रोग्राम को डेवलप किया असेंबली लैंग्वेज में, वो दूसरे किसी और आर्किटेक्चर दूसरे किसी और कंप्यूटर पे रन नहीं होता था. जैसे आजकल आप पाइथन में अपने स्मार्टफोन में पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे हो. ठीक है, वो आप मेल करिए, वो आपके कंप्यूटर पे भी रन करेगा. दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते थे वो उस ही कंप्यूटर पे रन होते थे जिस कंप्यूटर में वो डेवलप किए गए हैं. ये थी स्टार्टिंग की सिचुएशन प्रोग्रामिंग की. ठीक है, तो जितने भी प्रोग्रामर थे वो अपने अपने स्टाइल उन्होंने अपनाने शुरू कर दिए. ऑन स्टाइल, अपना स्टाइल प्रोग्राम लिखने का शुरू करते गए. तो उससे ना ही उसमें कोई प्रॉपर डिज़ाइन होता था, ना ही उनका कोई प्रॉपर प्लान होता था. ठीक है, सो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह के मॉडल को, इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम नाम देते हैं बिल्ड एंड फिक्स. बिल्ड एंड फिक्स प्रोग्रामिंग या फिर एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग. यानी कि कस्टमर ने आपको कहा कि सॉफ्टवेयर बनाओ, आपने सीधा पाइथन पे या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्मिनल पे गए, वहाँ पे प्रोग्राम लिखना ही शुरू कर दिया. जैसे तभी तो मैं आपको कहता था कि प्रोग्राम के पहले उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझिए, पहले उसका फ्लो चार्ट बनाइए, एल्गोरिथम लिखिए, फिर फ्लो चार्ट बनाइए, फिर उसकी कोडिंग करिए.
पहले ऐसा नहीं होता था, क्यों ये चीज़ें आई, ठीक है, वो हम देखेंगे बेसिकली। तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर के प्रोग्राम थे वो असेंबली लैंग्वेज में बनते थे, तो हर एक प्रोग्रामर ने अपने अपने स्टाइल से प्रोग्राम को लिखना शुरू कर दिया, अपने अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, प्लानिंग करनी शुरू कर दी, डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर दी। तो इसे नाम दिया गया बिल्ड एंड फिक्स, यानी कि बिल्ड किया और कस्टमर ने कहा कि इसमें ये चीज़ डालो, आपने फटाफट से उसको चेंज किया, फिर से उसको दे दिया कि अब ठीक है, तो उसने कहा नहीं अभी प्रॉब्लम है, तो आपने फिर से उसको चेंज किया, फिर से आपने उसको रन कर दिया। तो बिल्ड एंड फिक्स यही चीज़ नहीं होती थी, एक बिल्ड करो फिक्स करो, दैट्स इट, ठीक है। ये तो था असेंबली लैंग्वेज का। लेकिन आपको पता है असेंबली लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया, उससे ये वाली चीज़ हल्की सी सॉल्व हुई, और कुछ नहीं है। ये देखिए, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। देखिए दो चीज़ें आई इसके बाद, एक तो आई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये आई हार्डवेयर में, दूसरी आई सॉफ्टवेयर में, क्या, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई मार्केट में। इन दोनों ने की जब इंट्रोडक्शन हुई मार्केट में, तो बड़े बड़े प्रोग्राम या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हल्का सा ईजी हो गया। जो प्रॉब्लम असेंबली लैंग्वेज में आती थी, आपको पता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ी सी सॉल्व होना शुरू हुई। लेकिन ये दोनों ही किसका एग्जांपल है, एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग का। इसमें भी क्या होता था, इसमें भी मतलब बिल्ड एंड फिक्स वाली जो डिजाइनिंग रहती थी। अब ये बिल्ड एंड फिक्स चीज क्या है, उसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले ये देखिए कि आप असेंबली लैंग्वेज की बात करिए या फिर आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करिए, जब इसमें प्रोग्राम स्टार्टिंग में लिखना शुरू हुए तो कुछ एक 100 तक ही वो उन प्रोग्राम्स की लाइन होती थी, अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स, कुछ 100 लाइन्स तक होती थी, 200 400 इतनी लाइन्स होती थी प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में 200 400 लाइन, जब हाई लेवल आ गई तो उसकी भी 200 400 लाइन या 500 600, इससे तो एग्जैक्टली कोई पैमाना नहीं है, राइट, कोई यूनिट्स नहीं है, बट इस तरह से माना गया कि कुछ एक 100 लाइन्स तक ही प्रोग्राम जो है बनते थे, किसमें, एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्राम की लेंथ बड़ी होती गई वैसे वैसे इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई, ठीक। तो ये है बिल्ड फिक्स, बिल्ड किया फिक्स किया, फिर से बिल्ड किया फिक्स किया, बस ये तब तक चलता रहेगा लूप में जब तक कस्टमर आपका सेटिस्फाई ना हो जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आने की वहाँ पे जो गुंजाइश थी, ठीक है। तो ये था आपका पहला, यानी कि बिल्ड एंड फिक्स मॉडल या डिज़ाइन या स्टाइल। सेकंड, इसमें जो दिक्कतें थी बिल्ड एंड फिक्स या एक्सप्लोरेटरी मॉडल में, वो सेकंड में, दैट इज सेकंड मॉडल आया आपको कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन। इसमें थोड़ी सी वो दिक्कतें सॉल्व हुई। क्या है वो, ये देखिए, इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, कॉप अप क्या हुआ, सामना करना, जो प्रॉब्लम्स बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में या फिर कंट्रोल सॉरी जो इसका दूसरा नाम था एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन में जो प्रॉब्लम आई, उसको कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन ने सॉल्व किया या उसका सामना किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, फ्लो चार्ट बेस्ड हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बताया हुआ है कि सीधा प्रोग्राम लिखना शुरू मत करिए, पहले उसका एल्गोरिथम लिखिए, फिर फ्लो चार्ट बनाइए, फिर आप कोडिंग करिए। वो चीज़ इसमें जो है मेंशन की गई, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे बात कही गई, ठीक है। फ्लो चार्टिंग का मतलब है फ्लो चार्ट आपने बनाया, फ्लो चार्टिंग टेक्निक हुआ कि उसमें फ्लो चार्ट आप बनाते थे, ठीक है, वाज डेवलप्ड, ठीक है। हियर द अटेंशन वर पेड टू द डिजाइन ऑफ अ प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा हो, ठीक है। इससे दो बातें निकल के आई। पहली बात ये देखिए, जब एक आपकी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा है, दो बच्चों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग प्रोग्राम लिखे पाइथन में, मान लीजिए, ठीक है, मैंने दो बच्चों को दिया प्रोग्राम लिखने का, दोनों ने किया काम, दोनों की आउटपुट ठीक आ रही है, करेक्ट आ रही है, लेकिन दोनों ने प्रोग्राम अलग अलग लिखे, ठीक है। अब दोनों ने जब फ्लो चार्ट बनाया अपने अपने प्रोग्राम का, तो उस फ्लो चार्ट को आपको इजीली समझना मतलब आएगा, इजीली आपको समझ आएगा वो वाला फ्लो चार्ट जिसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी हो। जो सिंपल फ्लो चार्ट है वो इजी टू अंडरस्टैंड था, जिसमें फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स बना वो कॉम्प्लेक्स था उसको समझना, राइट। तो उस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे मतलब प्रेफरेंस दी। अगर इस चीज़ पे हमने फोकस किया बेसिकली, अगर तो सिंपल प्रोग्राम है तो उसका फ्लो चार्ट भी सिंपल होगा, सीधी सी बात है। अगर प्रोग्राम सिंपल है
तो फ्लो चार्ट भी सिंपल होगा। अगर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो फ्लो चार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि प्रोग्राम समझना पहले शॉट में, फर्स्ट व्यू में इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए क्या किया गया, दो प्रोग्राम है उनको कंपेयर करना है आपने, तो दोनों के फ्लो चार्ट को कंपेयर किया गया। तो सीधा देख के हमें ये आंसर मिला कि जिसका फ्लो चार्ट ईजी है, ठीक है, तो नेचुरली उसका जो प्रोग्राम होगा वो भी ईजी होगा। जिसका फ्लो चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो नेचुरली वो प्रोग्राम भी आपका कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो इसलिए कौन सा सेलेक्ट किया गया, द प्रोग्राम विथ सिंपल फ्लो चार्ट। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोग्राम मैंने लिखने को दिया, दो बच्चों को दिया, दोनों ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना कि किसका प्रोग्राम अच्छा है, कि अच्छा इन द सेंस कि कौन सा बेटर है, राइट। तो मैंने क्या कहा, दोनों को आप अपने अपने प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। तो दोनों ने दे दिया, अब मैंने सामने रखा वो एक एक पेज पे, राइट। तो जो फ्लो चार्ट मुझे इजी लगा, इजी इन द सेंस कि उसमें कम मूवमेंट है, कम उसमें आपने एरो लगाए हुए हैं, एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हुई है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, वो उसका जो प्रोग्राम होगा वो भी इजी होगा। वेयर एज जिस दिस फ्लो चार्ट को आपको समझने में काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी कंफ्यूजन है, वहाँ पे एरोज हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, राइट, ऊपर नीचे आपने लूप्स लगाई हुई, दिस वन, राइट, तो उसका जो प्रोग्राम होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। इन सिंपल वर्ड्स आप ये याद रखेंगे कि अगर प्रोग्राम आपका सिंपल है, उसका फ्लो चार्ट भी सिंपल बनने वाला है। अगर आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो फ्लो चार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस जो सेकंड वाला है आपका कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन, इसमें हमने किस चीज पे फोकस किया, इसमें हमने फोकस किया फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट बनाओ, हम सीधा बोलते थे फ्लो चार्ट बनाओ। जिसका फ्लो चार्ट इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था, उसके प्रोग्राम को हमने सेलेक्ट किया। द प्रोग्राम विद लेसर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट प्रोग्राम विद लेसर फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो उसको हमने सेलेक्ट किया। तो ये था आपका कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन में, राइट। थर्ड देखिए, डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन। इसमें क्या किया, डाटा स्ट्रक्चर और डाटा टाइप्स में हल्का सा डिफरेंस रहता है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आपको डाटा स्ट्रक्चर एज सच सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पाइथन में आपने डाटा टाइप्स किए हुए हैं, राइट, तो उनको ही आप एक तरह से डाटा स्ट्रक्चर मान के चलिए, वो भी एक तरह के डाटा स्ट्रक्चर ही हैं, ठीक है, जैसे लिस्ट, टपल एक्सेट्रा। तो तीसरा जो इनोवेशन रही है, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो है कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, उन डाटा टाइप्स पे फोकस करें। और इसमें क्या हुआ, अब इंटीग्रेटेड सर्किट मार्केट में आ चुके थे। देखिए सेकंड और फर्स्ट वाले में क्या था, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे। देखिए दो ही चीज़ें होती है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर एंड कंडक्टर, लेकिन सेमीकंडक्टर बीच में आता है। जिनको पता नहीं है, जिन बच्चों को, वो ध्यान देंगे, दो तरह की चीज़ें रहती हैं। वन इज कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होगा, जैसे मेटल है या कॉपर वायर है, ठीक है। दूसरा होता है इंसुलेटर, जैसे लकड़ी, लकड़ी के ऊपर करंट फ्लो नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा, रबड़, ठीक है। तो लेकिन एक बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेट सॉरी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर में वो कभी इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं और कभी जो है कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी आ गई थी फिक्स बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन में एक और टेक्नोलॉजी आ गई हार्डवेयर में, दैट इज कॉल्ड आईसी। आईसी की बात करते हैं ना, जैसे बहुत सारी आईसी आपने देखी होंगी, राइट। तो आईसी जो हैं कि आईसीज की हेल्प से कंप्यूटर बनना शुरू हो गए थे, तो नेचुरली हल्के से वो फास्टर हो गए थे एज कम्पेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स। वो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कुछ 10,000 लाइन से के लगभग पहुंच गई, सेवरल 10,000 ऑफ लाइन जो है इसकी लिमिट जो है क्रॉस हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था, वो अच्छे से सेटिस्फैक्टरली यूज नहीं हो पाया, ठीक है। देखिए जब हम दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे शिफ्ट किए, यानी कि यहाँ डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन में, तब क्या हुआ था, हार्डवेयर इंडस्ट्री में आईसीज आ गए थे। आईसी आने से क्या हुआ, कंप्यूटर आपका फास्टर हो गया। कंप्यूटर फास्टर हो गया तो और लंबे लंबे प्रोग्राम लिखना शुरू हो गए। अब जब वो प्रोग्राम की लेंथ कुछ 10,000 लाइन से एक्सीड हो गई, तब सेकंड से आपको, दैट इज कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन से प्रोग्राम को संभालना
मुश्किल हो गया, राइट। तब डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई। डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें अटेंशन किस पे देते हैं हम, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, टू द डिज़ाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। बस इतना आपने याद रखना है कि डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम किस चीज़ पे अटेंशन देते हैं, किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस इतना याद रखिए, दैट्स इट। लेकिन नाउ डेज वी आर नॉट गोइंग टू यूज, वी बेसिकली रेयरली यूज दिस डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन। वी यूज आइदर डाटा फ्लो बेस या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, जिसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, तो 3 तक ही अभी करिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, क्योंकि आज काफ़ी आपका हो गया इसका सिलेबस। तो अदरवाइज आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत आएगी। आई विल आल्सो शेयर द वीडियो, और 2 वीडियो मैंने मॉर्निंग में शेयर कर दिए हैं जो लेक्चर लिए थे। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है अभी तक आपको, तो आप पूछ सकते हो।